हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी बेटा हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को, जो कि एनिमल टिश्यूज़ है बेटा, हमने देखा था एक फ्लो चार्ट जहाँ पे हमने एनिमल टिश्यूज़ देखे थे। अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज़ हैं। हमने प्लांट टिश्यूज़ में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ देखे, ऐसे ही हमें एनिमल्स में भी टिश्यूज़ डिस्कस करने, तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिश्यू है बेटा वो है मस्कुलर टिश्यू। हमने जैसे देखा था कि एपिथेलियम टिश्यूज़ के भी अलग अलग टाइप थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही हम मसल में भी देख रहे हैं बेटा कि मसल्स कौन कौन से टाइप की होती है, मसल टिश्यूज़ कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमने 3 टाइप लिखे थे, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो बेटा जो फर्स्ट टाइप है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। कौन सा बेटा? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे बेटा स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, तो उसके काफी सारे और नाम भी हैं, लिखेंगे हम। These tissues या फिर these muscles are voluntary in nature। ये जो मसल्स है ये कैसी होती है? वॉलंटरी होती हैं। कैसी होती है? तो सिलिंड्रिकल शेप की मसल्स होती हैं। कैसी होती है बेटा? सिलिंड्रिकल शेप्ड की मसल्स होती हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं इसकी वो कैसी होती हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। हमने सेल चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था बेटा कि बहुत सी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स है या फिर इन स्ट्रिएटेड मसल्स की जो सेल्स है वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन 2 proteins, फर्स्ट एक्टिन और सेकंड प्रोटीन है बेटा मायोसिन। हमने कल भी डिस्कस किया था, इनमें 2 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कुछ जो बेटा मसल्स होती है, जैसे ये वाली मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स, इनमें 2 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि वॉलंटरी फंक्शंस कर सकते हैं बेटा, जैसे हमारी फेशियल मसल, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फेशियल मसल के थ्रू होते हैं। अब फेस में स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम एक्सप्रेशन बना पाते हैं। ठीक है, अब वो किसकी वजह से होता है? तो इन दोनों प्रोटीन की वजह से ही होता है, क्योंकि जितनी भी मसल्स में, इन मसल्स के अंदर जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट इन दीज मसल्स। इन मसल्स के अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं बेटा, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनते हैं, है ना। अलग अलग बैंड्स होते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए इनके डिफरेंट नेम भी हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप्टेड मसल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, या फिर इनको बोलते हैं हम, या फिर इसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज वॉलंटरी नेचर के होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम अपने
जो फोर लिम्स है, जो बॉडी की हिंड लिम्स है, उनको मूवमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, हम लोकोमोशन कर सकते हैं। तो हमारे कंट्रोल में क्यों है बेटा ये, कैसे इनमें मूवमेंट हो रहा है, मैं अपने फेशियल मसल्स को जो है मूव कर पा रहा हूँ, एक्सप्रेशन बना पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से बना पा रहा हूँ, क्योंकि मसल्स के अंदर ये दो प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम को भी मूव करने में हेल्प करती है। जैसे हमारे लिम्स के अंदर भी बोन्स है बेटा, है ना, तो जैसे मैं हाथों को मूव कर पा रहा हूं तो मेरे हाथ के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट है, जो मेरे फोर लिम्स हैं इनमें भी बोन्स प्रेजेंट है। तो इनका मूवमेंट जो है उनको किसकी वजह से मूवमेंट मिल रहा है, स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से मूवमेंट मिल रहा है, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे, है ना। स्ट्रिप्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, डार्क और लाइट बैंड की स्ट्रिप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं बेटा, एक रफली डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरह की हमें मस्कुलर स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। अब इनमें जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस, बहुत सारे इसकी जो सेल है उनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है और इसमें काफ़ी सारे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको सेल चैप्टर में भी मिल सकता है कि कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी सेल है बेटा, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की जो सेल है वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। यहाँ पर दो बैंड भी देखने को मिलते हैं बेटा, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, है ना। और ये बैंड किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं दोनों प्रोटीन की वजह से। इसके बाद में इट इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रिप्टेड मसल्स। स्ट्रिप्टेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, लाइट बैंड और डार्क बैंड की स्ट्रिप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमारे बोन्स भी इन मसल्स की वजह से मूव कर पाती हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। हम इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ इसके। जैसे अभी डिस्कस किया बेटा हमने फेशियल मसल, ठीक है, लिम्स, टंग, ईसोफेगस, यहाँ पर हमें इस तरह की मसल्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज से मिलके बनी होती है। कहाँ कहाँ, जैसे हमारी फेशियल मसल है तो बेटा हमारे एक्सप्रेशन इन फेशियल मसल की वजह से होते हैं। लिम्स, हमारे जो हाथ और पैर है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं बेटा लिम्स, उनका भी मूवमेंट हम इन्हीं मसल की वजह से कर पाते हैं। टंग का मूवमेंट जो होता है हम बोल पाते हैं तो इसी मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं। ईसोफेगस है बेटा, तो ईसोफेगस के अंदर भी मूवमेंट होते हैं और तो ये मूवमेंट भी इन्हीं मसल्स की वजह से हो पा रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टाइप है मस्कुलर टिश्यू का, कौन सा बेटा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट यहां पर टाइप है बेटा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अभी बेटा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज बिल्कुल अलग हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज से, क्योंकि they do not have light band and dark bands। यहाँ पर लाइट बैंड और डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं।
यहाँ पर जो सेल्स होती है बेटा वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होती है बेटा, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। These tissues are present in visceral organs of the body, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन मसल्स को मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर। तो इन मसल्स के अंदर लाइट बैंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, ये स्पिंडल शेप की होती है बेटा। हाँ, एक और डिफरेंस कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है बेटा कि जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, जितनी भी स्ट्रिक्टेड या फिर जितनी भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं, जो अभी हमने पहला टाइप डिस्कस किया बेटा, वो स्ट्रेटेड मसल्स में हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेटा आपने कभी देखा होगा कि अगर ज़्यादा मूवमेंट करते हैं हम लिम्ब्स को, सपोज हम हाथ को ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जब हैवी वर्कआउट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी मसल सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, तो जिसकी वजह से वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो उनमें आपको पेन होता है, ठीक है। जैसे जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है बेटा, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एनारोबिक कंडीशंस फॉर्म हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं, अगर आप उनको ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा उन पे स्ट्रेच करते हैं बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मसल्स टायर्ड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही दोबारा से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगती है, जैसे हम रेस्ट करते हैं या फिर ल्यूक वार्म वाटर से अपने मसल्स को ट्रीट करते हैं, अपने जो लिम्ब से उनको ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की दोबारा से सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाता है CO2H2O की फॉर्म में, तो मसल का जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है, मसल स्ट्रेन जो होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो स्मूथ मसल होती है बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमने लिखा है कि जितने भी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, वहां पर इस तरह की टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट बैंड और डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट है, इसीलिए हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, तो हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करा सकते, इसीलिए इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनवॉलंटरी मसल्स। तो अलग अलग नाम है, इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, तो जैसे फंक्शन है वैसे इनका नाम है, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। सॉरी, ठीक है बेटा। ये सारे हमने इससे कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं। डार्क बैंड लाइट बैंड एब्सेंट होते हैं, स्पिंडल शेप की होती है, विसरल बॉडी ऑर्गन से प्रेजेंट होती है और इनवॉलंटरी नेचर की होती है। तो लिख देता हूं, एक पॉइंट लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नॉन एज विसरल मसल और इनवॉलंटरी मसल्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, विसरल मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। मेरे पास बेटा नीचे स्पेस कम है तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप नीचे लिखना इसको, एग्जाम्पल को। जैसे बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसके, तो जैसे बॉडी के जितने विसरल पार्ट्स है बेटा, वहाँ पर जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ प्रेजेंट होती है ये, जैसे आइरिस,
ऑफ आई, जो आई का आइरिस वाला पार्ट होता है बेटा, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। आइरिस का डायमीटर जो है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसी की वजह से होता है। इसके बाद में जो हमारी स्किन है बेटा, ये अपर स्किन है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि ये मसल्स कभी भी टायर्ड नहीं होती बेटा। आपने देखा होगा जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें भी स्मूथ मसल्स है बेटा। अब एलिमेंट्री कैनाल्स जो है फूड को क्या करती है, फूड को आगे पास करती है, मूवमेंट करती है, तो वहाँ पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर भी मसल्स प्रेजेंट है। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, विसरल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, वहां पर भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं। तो बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लाइट बेंड डार्क बेंड एब्सेंट है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है बेटा। विसरल ऑर्गन्स मतलब होता है कि बॉडी के इंटरनल जो एसेंशियल ऑर्गन है वहां पर ये देखने को मिलती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एक जो लास्ट टाइप है इसका, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो लास्ट टाइप है थर्ड, कौन सा बेटा? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज हमें पता है, जैसे कि इसका नाम है these tissues are present in the wall of heart, superior vena cava and pulmonary veins, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन्स है उनमें प्रेजेंट होती है, सुपीरियर वेना केवा में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ जो हार्ट की वॉल है, जो मसल्स का बना हुआ है बेटा हार्ट, उन मसल्स के अंदर वो जो मसल्स है बेटा वो किस टाइप की? कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी है। और साथ ही साथ में इतनी जो सेल्स है वो कैसी है? सिलिंड्रिकल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर। कैसी सेल्स होती हैं बेटा? ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज है इनके अंदर सिलेंड्रिकल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो हमें इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना भी हार्ट से रिलेटेड पार्ट है वहां पर कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है अक्सर, वो ये है कि कार्डिक मसल बेटा डुअल नेचर की होती है। कैसी होती है डुअल नेचर की? क्योंकि अगर हम बात करें कार्डिक मसल, तो बेटा आपको पता है कार्डिक मसल कभी भी टायर्ड नहीं होती है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेटेड मसल्स की तरह होती है। जैसे स्ट्रेटेड मसल्स की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही इन कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे हम स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की स्ट्रक्चर देखते हैं वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इन कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस बिल्कुल स्मूथ मसल की तरह होते हैं बेटा, क्योंकि स्मूथ मसल कभी भी टायर्ड नहीं होती। ऐसे ही कार्डिक मसल्स भी कभी भी टायर्ड नहीं होती है। तो फंक्शनली सिमिलर है किसकी तरह बेटा? अगर हम लिखें तो बेटा डुअल नेचर की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शनली सिमिलर है बेटा किसके? और स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर है? तो हम लिखते हैं कि ये फंक्शनली सिमिलर है स्मूथ मसल के
है ना, और स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके बेटा, स्ट्रेटेड मसल्स के, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे इस तरीके से शॉर्ट में आप लिख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कार्डियक मसल है वो डुअल नेचर की होती है, फंक्शनली किसके सिमिलर है और स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर है, तो इस तरीके से आप एक बॉक्स में इसको बंद कर लेना। फंक्शनली ये सिमिलर है स्मूथ मसल की तरह बेटा, क्योंकि स्मूथ मसल कभी भी टायर्ड नहीं होती और हार्ट की मसल भी कभी भी टायर्ड नहीं होती है। स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर है, तो स्ट्रेटेड मसल्स की तरह, क्योंकि जैसी स्ट्रेटेड मसल्स की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही यहाँ पर एक जो उसकी स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल्स की वो बिल्कुल स्ट्रेटेड मसल्स की तरह होती है। यहाँ पर बेटा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज में, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो बेटा हमारे हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। रिदमिक हमारा जो हार्ट है वो पूरी पार्ट तक ब्लड को सप्लाई करता है, पंप करता है एक साथ में। तो ये जो पंप करने का काम है ये किसकी वजह से हो पाता है, तो वहां पर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, और ये क्या काम करती है बेटा, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनको एक साथ पंप कराने का काम करती है। ठीक है, ये जो कार्डियक मसल है ये फंक्शनली स्मूथ मसल की तरह होते हैं और स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड मसल्स की तरह होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। बाकी के जो दोनों हमने टिश्यूज पढ़े हैं स्ट्रेटेड और स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज वो अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, ये ब्रांचेस की फॉर्म में इनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कर दूं। ये हमारा मसल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के टिश्यू। थर्ड टाइप के टिश्यू है बेटा कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज भी बहुत सारे टाइप के बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज भी बहुत सारे टाइप है। कनेक्टिव टिश्यूज आर present in intracellular matrix। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनमें लूजली बाउंडेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं इनकी सेल्स, लूजली बाउंडेड सेल्स होती हैं। मैट्रिक्स कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स। इनका जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट टाइप का प्रेजेंट हो सकता है। फर्स्ट, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बेटा वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। या तो डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम फाइब्रस हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, फ्लूइड नेचर का हो सकता है। ठीक है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फाइबर्स हो सकता है, या फिर फ्लूइड नेचर का इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर connective tissues are present in intracellular matrix. They are loosely bounded cells. ठीक है, matrix can be present in different types such as dense inform, या फिर rigid form का हो सकता है, या फिर fibrous और fluid form का ये present हो सकता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम कुछ इनके अंदर टाइप्स। तो अलग अलग टाइप है उनको हम देखेंगे। रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये जो फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो हम देखते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट, दे आर मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे होते हैं बेटा, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि ये सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू हैं। इट कंटेन मैट्रिक्स, ठीक है, इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बेटा, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम सेल्स। इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होता है और सेल्स प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं और सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनका ग्राउंड सब्सटेंस होता है इन टिश्यूज का, उन्हें बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर अलग अलग टाइप है बेटा, तो फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं और इस फर्स्ट टाइप के अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं। जैसे ए डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज हैं। हमारी स्किन के नीचे इस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये टिश्यूज बोन्स को कवर करने का भी काम करते हैं। इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है और कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जितना भी इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट है, जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस है, उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के अंदर काफी सारी सेल्स सस्पेंडेड होती है, काफी सारी फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फर्स्ट टाइप देख रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फाइबर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इनमें दो तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं बेटा। कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो दो तरह के फाइबर हैं। फर्स्ट है वाइट कोलेजन फाइबर। फर्स्ट है बेटा वाइट कोलेजन फाइबर और सेकंड है येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन होती है इसके अंदर, येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं। फर्स्ट है वाइट कोलेजन फाइबर और सेकंड है येलो इलास्टिक फाइबर। अब बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर है इनमें किस तरह की प्रोटीन होती है। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर में होती है बेटा कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी होती है, कोलेजन प्रोटीन।
इन येलो इलास्टिक फाइबर के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? तो उसके अंदर होती है बेटा इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी? इलास्टिन प्रोटीन। इसके बाद में जो सेल्स प्रेजेंट होती है ना, सेल्स कौन कौन सी होती है इनके अंदर जो हमें देखने को मिलती है? फाइबर्स तो हमने देख लिए, सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है इनके अंदर? तो इनके अंदर भी दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सेल होती है कौन सी बेटा? फाइबर फॉर्मिंग सेल, जिनको बोलते हैं हम फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल। और जो सेकंड सेल होती है बेटा उसको बोलते हैं हम मास्ट सेल। अब बेटा जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये कैसी होती है? ये होती है फाइबर्स फॉर्मिंग सेल, ठीक है। कैसी होती है? फाइबर्स फॉर्मिंग सेल। और जो हिस्टामिन सेल्स होती हैं सीक्रेट, ठीक है, जो मास्ट सेल होती है वो सीक्रेट करती है बेटा हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। कई बार आपसे पूछ लेता बेटा कि ये हिस्टामिन क्या होता है ना, कई बार पूछ लेता है ये हिपेरिन क्या है बेटा, और कई बार पूछ लेता है ये सीरोटोनिन क्या है। तो हिस्टामिन बेटा एक एंटी एलर्जिक है। ये जो हिस्टामिन है ये क्या है? एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट करता है जब आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन, किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, तो ये मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करती है और हिस्टामिन की वजह से उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पे आपको रेडनेस दिखाई देती है। तो ये कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है, तो इसीलिए ये हिस्टामिन एक एंटी एलर्जिक केमिकल है, ठीक है, जो कि मास्ट सेल के थ्रू रिलीज होता है। हिपेरिन जो है ये क्या है बेटा? हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट है। क्या बेटा? एक एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आपने देखा कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन ब्लड कभी भी वहां पर जमा नहीं होता है, कभी भी उनका कोगुलेशन नहीं होता है। तो एंटी कोगुलेशन एजेंट है ये, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर। सीरोटोनिन एक बेटा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो सीरोटोनिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे नर्व्स में मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। एक केमिकल है जो कि मैसेज को पास करने में हेल्प करता है। तो हमने देखा कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में दो फाइबर हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर। इनके अंदर इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसीलिए ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, और इनमें कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कैसे होते हैं? व्हाइट फाइबर होते हैं, ठीक है, इन इलास्टिक होते हैं प्रॉपर्टी में। सेल्स जो प्रेजेंट है दो तरह की सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट का मतलब होता है बेटा फॉर्मिंग, फाइब्रो मतलब फाइबर और ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग। तो जितने भी आप दोनों फाइबर देख रहे हैं इनको बनाने का काम कौन करता है? तो कौन सी सेल करती हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। मास्ट सेल जो होती हैं, ये मास्ट सेल तीन तरह की केमिकल रिलीज करती है। पहला केमिकल है हिस्टामिन, दूसरा केमिकल है हिपेरिन और तीसरा केमिकल है सीरोटोनिन। हिस्टामिन एक एंटी एलर्जिक केमिकल है, जो कि कई बार हमारी जब स्किन पे या फिर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो मास्ट सेल उस टाइम पे इस हिस्टामिन को रिलीज करती है और हिस्टामिन की वजह से ही हमारे उस एरिया का जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पे रेडनेस दिखाई देती है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, इंडिकेशन मिलता है आपको। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है,
आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, कोगुलेशन होने से रोकता है, तो एंटी कोगुलेंट है। सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है कि एक केमिकल है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में मैसेज की तरह पास होता है। एक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पास होने का काम करता है, ठीक है, मैसेज पास करने का काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, सेल समझ में आ गई और जो फाइबर्स थे वो भी हमने समझ लिए हैं, ठीक है, रफ कर दूं। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम नेक्स्ट टिश्यू है। जो भी नंबर चल रहा हो बेटा, फर्स्ट था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है बी डाल लो उसको, हमने ए लिखा था उसको तो उसको बी डाल लो। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज cells of these tissue are called adipocytes, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है बेटा इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज की, उन्हें बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स। सेल्स ऑफ these tissues contain large amount of fat globules। इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। It helps to prevent loss of the heat from the body. First है कि cell of these tissues are called adipocytes। तो बेटा ये जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज है इनकी सेल्स को बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स सेल। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी बेटा मार्क करता हूं उनको मार्क कर लिया कीजिए साथ के साथ। इनमें फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट होता है, इसीलिए ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। हमारे जितने भी विसरल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके सराउंडिंग ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी। जितने बेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पोलर रीजन में प्रेजेंट होता है, आपने देखा है बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में प्रेजेंट है ना, पोलर हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, सील, शार्क। तो बेटा इन सब की, ब्लू व्हेल, इन सब की बॉडी पे एक थिक कवरिंग होती है फैट की। इनकी जो बॉडी की स्किन होती है उस स्किन के नीचे एक थिक कवरिंग होती है, थिक लेयर होती है इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज की। अब ये टिश्यूज ज्यादा से, इन टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करती है बेटा, फैट का स्टोरेज करती है, फैटी ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देती है, ठीक है।
और इंसुलेशन का काम करती है। जितना भी हीट है बॉडी की वो बॉडी के अंदर ही रहती है, इसीलिए वो इतने ठंडे एनवायरनमेंट में, इतने ठंडे क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर काम करती है बेटा, जितना भी मैकेनिकल शॉक है उससे बॉडी को प्रिवेंट करती है, विसरल बॉडी ऑर्गन्स को बचाती है। सपोज कभी आप गिर जाते हो, आपको धक्का लग जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो उससे आपकी बॉडी के जो अंदर के विसरल ऑर्गन्स हैं उनको बचाने का काम करती है, क्योंकि उनके आसपास ही एक थिक फैट की लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोलर रीजन के एनिमल्स में हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइप के एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं, उन्हें लॉस से बचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्लबर पूछ लेता है कई बार। ब्लबर क्या होता है बेटा, तो जो फैट की लेयर होती है ना, जो जैसे ब्लू व्हेल के अंदर जो फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे, उसे बोलते हैं बेटा ब्लबर। तो ब्लबर जो होता है फैट की लेयर होती है और इन्हीं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है, तो वो भी हीट को रोकने, बाहर निकलने से बचाती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टेंडन्स और लिगामेंट को। ठीक है बेटा, तो जितनी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स है वहाँ पर इस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेटा हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के सराउंडिंग भी इस टाइप के टिश्यूज होते हैं, किडनी के सराउंडिंग भी इस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत जगह इस तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं हमें। जैसे आई बॉल के बैक साइड में भी इस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टिश्यूज भी, फैट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का काम करते हैं, फैट का ज़्यादा अमाउंट होता है इनके अंदर। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम सी है फर्स्ट डिस्कस किया बेटा हमने एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड ये जो थर्ड है सी नंबर का, ये क्या है बेटा, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें पता है कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर लिख लो बेटा, चलो, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन प्रोटीन ड्यू टू collagen protein it is inelastic in nature। ठीक है, ड्यू टू कोलेजन प्रोटीन इट इज inelastic in nature, क्योंकि यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन प्रोटीन इट इज inelastic in nature। ठीक है, इसी बारे में डिस्कस करते हैं बेटा कि बंडल्स ऑफ दीज वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है, इन वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल को बोलते हैं बेटा हम टेंडन्स।
दे आर प्रेजेंट बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मसल्स और बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज contain collagen protein and due to the presence of collagen protein it is inelastic in nature। तो मतलब इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जितने भी वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज है इनके बंडल्स से मिलके जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम टेंडन्स, और टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मसल्स और बोन्स में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बोन्स मसल से जुड़ी होती हैं तो इन्हीं टेंडन्स के थ्रू जुड़ी होती है। नोट डाउन कीजिए बेटा। इसके बाद में हम एक जो लास्ट टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है बेटा डी नंबर का। ठीक है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर इट कंटेन कौन सी बेटा? इलास्टिन प्रोटीन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन it is elastic in nature। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन इट इज इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, जो इनमें इलास्टिन प्रोटीन है इसकी वजह से ये इलास्टिसिटी की इनमें प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में लिखते हैं बंडल्स ऑफ these connective tissue bundles of these connective tissue are called ligament। इनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल को बोलते हैं हम लिगामेंट। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है कहां प्रेजेंट होते हैं? दीज कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट बिटवीन दी टू बोन्स। ठीक है, तो हमारी दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जैसे हमारे जो बेटा फोर आर्म्स है इनमें भी दो बोन्स प्रेजेंट है और दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, तो उनको जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यूज कर रहे हैं। और किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज? तो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जब हम मूव करते हैं हमारे लिम्ब्स को तो हमारी जो बोन्स है वो भी आपस में मूव करती हैं, तो उनमें इलास्टिसिटी बनी रहे, है ना, और इलास्टिसिटी बनी रहे इसलिए यहाँ पर जो है इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा अगर स्ट्रेच आए तो ब्रेक ना हो जाए लिगामेंट, तो इसीलिए थोड़ी सी इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है बेटा? इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और इन कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल्स को बोलते हैं हम लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल को क्या बोलते हैं हम? तो क्या बोलते हैं बेटा? टेंडन्स। टेंडन्स मसल और बोन के बीच प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लिगामेंट है ये दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बेटा मसल्स वाला पार्ट। हमने मसल्स के टाइप डिस्कस कर लिए, कहाँ कहाँ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो देख लिया हमने, और उसके साथ ही हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को डिस्कस कर लिया है।
है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पॉइंट्स को समझिए, जितने भी हमने एडिशनल पॉइंट्स समझे उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।